नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही YouTube चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 के लिए जो जीके जीएस की प्रैक्टिस सेट चलाई जा रही है, इस प्रैक्टिस सेट में से 8वीं वीडियो आप देख रहे हैं। इसके तहत टोटल 25 वीडियो आएगी। जैसा कि हमने आपको कहा था, इसकी तो एग्जाम डेट भी आ गई है, तो इसे मैं जल्दी कम से कम 2 दिन में 3 वीडियो जरूर लाऊंगा, इतना कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको जो है पहली सप्ताह फरवरी तक समाप्त कर दिया जाए 2500 वीडियो, क्योंकि आपकी एग्जाम नज़दीक है ना। दोस्तों, जिनको भी उत्तर प्रदेश की कोई सा भी एग्जाम देना है आने वाले समय में, अगर एसआई की वैकेंसी निकलती है, दरोगा या फिर अभी जो पुलिस की है, तो आपको ये सीरीज को शुरू से अंत तक फॉलो करना है। इसकी फ़ायदा आपको एग्जाम हॉल में समझ में आएगी कि हमारा क्लास लिए हैं और कहीं और से आप पेड लिए होंगे, क्योंकि मैं देखा हूँ बहुत गुरुजी है 999, 899, 599, उस सभी 599 या 1000 रुपये वाली क्लास पे ये छोटू सी चैनल की क्लास जो है भारी पड़ेगा। ये लिख लीजिए 100% भारी नहीं पड़ा तो नाम बदल दूंगा। ऐसे ही नहीं पढ़ाता हूँ मैं, अपना एक्सपीरियंस ही शेयर करता हूँ आपके सामने और कुछ भी नहीं करता हूँ, है ना। इस फील्ड में मुझे 12 से 13 साल हो गए हैं, जैसे मैं अब तक लगा हुआ हूँ, और यकीन मानिए जितना आप पढ़ते होंगे उतना मैं आज भी टाइम बचा के पढ़ता हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। एक और निवेदन है कि इस चैनल पे जो भी कंटेंट मैं आपको देता हूँ, चाहे कोई सा भी नाम से हो, आपको वॉच करना है। आप पीडीएफ भली किसी पार्टिकुलर चीज़ का ही लो, हमें नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन आप कंटेंट पूरा वॉच कीजिए, तभी आप मेरी पूरी फ़ायदा उठा पाओगे। इसलिए क्योंकि जो मैं आज पढ़ा दूँ, क्योंकि आत्मा सब में शिव निवास करते हैं, तो मुझे याद रहता है, अरे ये तो मैं कल ही पढ़ाया हूँ, तो मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो उस चीज़ को मैं जनरली रिपीट नहीं करूँगा, है ना। तो इस चीज़ से आप वंचित न रह जाओ, इसीलिए क्लास देखना बहुत जरूरी है। पहला प्रश्न है, 12 अगस्त 2023 को अटल सेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पहला एक क्वेश्चन आंसर इतना ही तक में है। आपसे पूछा जाएगा कि अटल सेतु, आपके मन में अगर अटल सुरंग आ रहा है तो सही आ रहा है, लेकिन वो अलग चीज़ है, मैं उसकी भी बात कर लूँगा। अटल सेतु जो है ये मुंबई में है, ठीक है, ये आपका मुंबई में है, महाराष्ट्र के अंदर है। अभी उद्घाटन हुआ है, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी के जो है उपलक्ष्य में, है ना। तो इसमें जो है प्रधानमंत्री जी आए थे, तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन उद्घाटन में पहुंचे थे, तो प्रधानमंत्री। ठीक है, तो यह सेतु जो है ये भारत और किस देश के मदद से बनाई गई। जैसे आपसे इनिशिएंट फॉर्म में मैं याद दिलाता हूँ क्वेश्चन, मेरा काम है एक जैसे क्वेश्चन की व्याख्या करना विथ फैक्ट, है ना। तो जैसे दुर्गापुर आपसे पूछता है किसके सहयोग से, तो आप बताते हो भैया ब्रिटेन के सहयोग से। राउरकेला पूछता है, आज तक भी पूछता है, तो ये जर्मनी के सहयोग से। और भिलाई भी आपसे पूछता है, तो ये आपके रसिया से सहयोग से। फिर आपका जो है बरौनी तेल शोधन कारखाना पूछता है, जो बिहार में है, ये भी रसिया के सहयोग से। तो इस प्रकार से, तो इसी प्रकार से जो ये ब्रिज आपका बन के तैयार हुआ है अटल सेतु, तो ये जापान ने इसमें मदद किया है, वित्तीय मदद किया है, वित्तीय वाला। ठीक है, 80% जो है जापान के जो कंपनी है जीका, वो मदद किए हैं, बाद बाकी 20% में केंद्र सरकार और हमारा मतलब महाराष्ट्र सरकार की योगदान है। ठीक है, अब इस ब्रिज की उद्घाटन हो जाने से बहुत सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं, तो रिकॉर्ड तो टूटने के लिए होते हैं। आइए देख लीजिए नया रिकॉर्ड क्या बना। अब अटल सेतु जो है इंडिया में सबसे लंबी आपका जो है समुद्री पुल तो है, ये है कि भाई ये समुद्र के ऊपर है। इसके अलावा ओवरऑल भी ये सबसे लंबी पुल है। इसकी टोटल हाइट की बात करेंगे, 21.8 किलोमीटर की लंबाई है। इससे पहले इंडिया में सबसे लंबी ब्रिज जो है भूपेन हजारिका ब्रिज हुआ करता था, जिनकी टोटल लेंथ 9.15 किलोमीटर था। कहाँ 21.8 और कहाँ 9.15, लगभग 40% ही था, तो सबसे बड़ा था। तो अब तो ये आ गया है, अब ये रिकॉर्ड काफ़ी दिन तक रहेगा, है ना। तो आप जरूर ध्यान रखिएगा कि अब सबसे बड़ी सेतु जो है अटल सेतु ही इंडिया की सबसे बड़ी सेतु भी है और सबसे बड़ी समुद्री सेतु भी है। ठीक है, इसके अलावा भूपेन हजारिका ब्रिज जो है ये भी पूर्णतः जो है ये नहीं हुआ है कि आपको भुला देना है। इसको भूलने की तो सबसे पहले बात ही नहीं आती, क्योंकि भूपेन हजारिका अंतिम वो कैरेक्टर है जिन्हें 2019 में संगीत के क्षेत्र में या फिर आर्ट एंड कल्चर सेक्टर में जो है भारत रत्न दिया गया है। क्योंकि ये बड़ा अच्छा फील्ड है आपके एग्जाम में कि भारत रत्न संगीत के सेक्टर में किन्हें किन्हें मिला है। तो मैं हमेशा गिनाते आया हूँ, 6 कैरेक्टर है, एम सुब्बा लक्ष्मी, पंडित रविशंकर, बिस्मिल्लाह खान, लता मंगेशकर, भीमसेन जोशी और आपका जो है भूपेन हजारिका। तो इन्हें ध्यान रखेंगे, तो इन्हें तो इस
इसलिए नहीं भूलना है। दूसरी बात कि ये अभी भी नदी पर स्थित सबसे बड़ा पुल है इंडिया में, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे जब आपको क्लू लगा के पूछेगा कि नदी पर स्थित सबसे बड़ा पुल कौन सा है ना। अटल सेतु यह मुंबई के सेबरी से उरण को जोड़ता है। सेबरी और उरण मैं दोनों जगह गया हूँ, महाराष्ट्र के ये रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, और इससे पहले अभी तो मैं फिलहाल पूना के पास रहता हूँ, लेकिन इससे पहले रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में रोहा एक स्टेशन का नाम है, वहाँ भी मैं काम कर चुका हूँ, तो वहाँ मैं रहता था। ठीक है, तो इसी के आसपास में, तो मैं ये जो है आपको बता दूँ, तो ये मैं यहाँ दोनों जगह गया हूँ, सेबरी और उरण, तो इनको जो है ध्यान रखिएगा। ये मतलब क्या है कि जो ये ब्रिज बना है ये आपको टाइम बहुत बचाता है। जैसे कि अगर आप मुंबई में आएंगे तो मुंबई जो है एक न्यू मुंबई है जो अभी डेवलप्ड हो ही रहा है, यानी विकासशील है, विकसित नहीं है। एक मुंबई है ये पूर्णतः विकसित है। तो इन दोनों को जोड़ने यानी जाने आने में जो है बाय ट्रेन वगैरह यहाँ पे 60 से 64 मिनट का समय लगता था। मुंबई में बहुत ज़्यादा टाइम की पाबंद होती है हर इंसान के पास लगभग, तो ये बन जाने से अब ये रास्ता मात्र 16 मिनट में कवर कर लिए जाएंगे। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि इससे कितना ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ होगा महाराष्ट्र सरकार की। ठीक है भैया, इसके अलावा इसे जापान के कौन से कंपनी बनाए हैं? जिका का नाम है जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी। इसमें 80% खर्च जो है आपका जापान के द्वारा किया गया है, 20% में हमारा केंद्र सरकार और आपका जो है ये महाराष्ट्र सरकार। इस ब्रिज को बनाने हेतु भारत में पहली बार आरसीडी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया होगा। उससे पहले आपने बहुत बार ब्रिज बनते हुए देखा होगा, है ना, जो नींव रखने के लिए किया जाता है। नींव रखने के लिए आपने देखा होगा कि जैसे रेलवे स्टेशन पर जो ब्रिज वगैरह बनते हैं, या फिर जैसे कि हाँ आपका जो रोड के ऊपर जो मेट्रो चलाने के लिए जो ब्रिज वगैरह बनते हैं, तो नीचे डग करने के लिए क्रेन के मदद से इस प्रकार का एक जो है उस क्रेन के मुंह में लगा रहता है, एक खुरदरा रहता है थोड़ा सा, और इससे डिग करता है, कर 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 आवाज आता रहता है। तो ये नींव रखने के लिए पहले वो टेक्नोलॉजी, यहाँ पे आरसीडी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया पहली बार इस ब्रिज में। इसके अलावा जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर कितना था? देखिए, आपको जनगणना 2011 के रिलेशन में पूरा इंडिया के स्तर पे तो याद रखना ही है, क्योंकि अभी डाटा पुराना ही याद रखना है। स्पेशली यूपी को भी याद रखना है, क्योंकि आप यूपी का एग्जाम देने जा रहे हो सकता है एग्जामिनर का मूड फिर जाए, घर से ही पूछ ले, है ना। तो ये आपका जो वृद्धि दर रहा था उत्तर प्रदेश का पिछले जनगणना 2011 में, या फिर लास्ट ही कहिए क्योंकि डाटा तो रिलीज हुआ नहीं, तो 20.33% था, सॉरी 23%। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की बात करें तो 20 करोड़ के करीब है, 19.98 करोड़ था। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लोकसभा सीट भी है और सबसे अधिक राज्यसभा सीट भी है, 80 और 31, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गेहूं की उत्पादन होती है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुख्य फसल भी अभी एक जेसीएम या दिल्ली या सीआरपीएफ के एग्जाम में पूछा गया था, तो ये भी गेहूं है। उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु क्या है, आप लोग मुझे कमेंट करेंगे, क्योंकि ये भी उसी एग्जाम में पूछा गया था। इनके अलावा 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात क्या है, सेक्स रेशियो क्या है? तो उत्तर प्रदेश में सेक्स रेशियो की बात करेंगे तो हमारा था 912, ठीक है, लेकिन शिशु लिंगानुपात अलग होता है, ये 902, और जनघनत्व हमारा 829 था। ठीक है, इसी प्रकार से अगर ओवरऑल इंडिया में लिंगानुपात की बात करेंगे तो 943, तो ये जो है औसत से भी नीचे उत्तर प्रदेश की लिंगानुपात है ना। इनके अलावा जनघनत्व जो है सबसे उत्तर प्रदेश कितनी है, और सबसे अधिक जनघनत्व इंडिया में बिहार का है 2011 के अनुसार, और केंद्र शासित प्रदेश में जो है आपका जनघनत्व दिल्ली का हो जाएगा। ये तो सोचने की बात ही नहीं है, दिल्ली बहुत ज़्यादा क्राउडेड है। 2011 उत्तर प्रदेश की साक्षरता की बात करेंगे, 67.68% जो है ओवरऑल है। ओवरऑल इंडिया की साक्षरता 74.04%, ये भी आपका एवरेज से नीचे है उत्तर प्रदेश का। इसके अलावा पुरुष साक्षरता उत्तर प्रदेश का 77.28 है। इंडिया का पुरुष साक्षरता 82.14 था, तो ये भी नीचे है। और महिला साक्षरता 57.18 उत्तर प्रदेश का है, और इंडिया का महिला साक्षरता 65.46% था, तो ये तीनों में नीचे है। ये इंडिया का आपका लाल पेन से मैं लिखा हूँ, बाद बाकी जो आपके लिखे हुए हैं ये उत्तर प्रदेश के हैं। इनके अलावा जनगणना 2011 के अनुसार संपूर्ण देश के लगभग 16.5% जनसंख्या जो है ये उत्तर प्रदेश में ही निवास करती है। देखिए, जनगणना एक ऐसी चीज है कि उसमें आप लगभग चीज हमेशा लिखे हुए देखेंगे, है ना। आंकड़ा
कोई है तब तो ठीक है परसेंट में, लेकिन अगर एक एक चीज़ की गिनने की बात आएगी तो लगभग शब्द आप जरूर देखते हैं। अब इसी लाइन को अगर पढ़ें ठीक से तो जनगणना 2011 के अनुसार संपूर्ण देश के लगभग 16.5% जनसंख्या जो है उत्तर प्रदेश में निवास करती है। अब ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में एक को आदमी नहीं छूटा होगा जनगणना में, ठीक है भाई, समझ रहे हैं ना, तो इसीलिए शब्द आ जाता है, कुछ चीज़ मजाक में भी समझिए। इसके अलावा भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार अगस्त 2023 तक प्रधानमंत्री जनधन योजना खाता धारकों की लगभग कितनी संख्या हो गई है। देखिए ये कल मैं अपने क्लास में जो है बताया हूँ, आप लोग मुझे ये भी कमेंट करें कि हम सभी क्लास देखते हैं जिससे हमें संतुष्टि मिले, और जो चीज़ मुझे लगता है कि भाई पिछले क्लास की मैं पढ़ा दिया हूँ बिल्कुल नहीं रिपीट करना चाहिए तो मैं बंद कर दूंगा। कल का एक क्वेश्चन यहाँ से कॉपी पेस्ट किया हूँ, एकदम खुल के बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये डाटा सभी बच्चे जाने, चाहे कोई सा भी क्लास ले रहे हैं मेरा, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना में जो है आपके अगस्त 2023 तक 50 करोड़ खाता खुल चुके हैं भाई, ठीक है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत 2014 में वित्त मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य है ना, कम से कम एक बैंकिंग खाता हर परिवार को या फिर बैंकिंग सुविधा मुहैया कराना। अगस्त 2023 में प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 56% खाता धारक महिला हैं। और भी रखने का इस क्वेश्चन का कारण है, दूसरा कारण है यूपी वाले क्लास में इस क्वेश्चन को रखने का, कि भाई इसमें मैं एक चीज़ आपको बताया था, ओवरड्राफ्ट की सीमा इसमें बढ़ा दी गई है, तो इस लिहाज से भी ये क्वेश्चन आपको जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आप मुझसे पहले भी ये क्वेश्चन पढ़े होंगे तो उसमें चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। अगस्त 2023 में प्रधानमंत्री जनधन खाता धारकों को लगभग 34 करोड़ जो खाता धारक है जनधन योजना के खाता धारक, उनके रुपए कार्ड जो है जारी कर दिए गए हैं। रुपए कार्ड आप लोगों के पास भी होगा। तो इस रुपए कार्ड का क्या फैसिलिटी है भाई, तो इस रुपए कार्ड का फैसिलिटी है कि जिन जनधन खाता धारकों को रुपए कार्ड दिया गया होगा उनको 2 लाख का बीमा कवर दिया जाता है। मैक्सिमम 2 लाख कीजिएगा, वैसे 1 से 2 लाख तक है वो, मतलब टाइम रिस्ट्रिक्शन है कि इससे पहले खुलवाया गया होगा तो इतना मिलेगा, इससे बाद इतना मिलेगा। तो आपसे जब भी पूछेगा मैक्स पूछेगा कि भाई कितने तक की जो है बीमा कवर है जो आपका प्रधानमंत्री जनधन खाता के तहत रुपए कार्ड धारण किए हैं, तो 2 लाख। अब तक खोले गए सभी खाताओं में 67% ग्रामीण एरिया से आया है, घटा लीजिएगा 33% शहरी एरिया से। प्रधानमंत्री जनधन बीमा योजना ओवरड्राफ्ट की सीमा बढ़ाकर 10,000 रुपया कर दिया है, ये बात ध्यान रखेंगे। ओवरड्राफ्ट शब्द क्या होता है, कई बार बताया हूं कि आपके खाते में बिना बैलेंस के भी आप निकासी कर सकते हो। तो अगर आपके पास जनधन खाता है तो 10,000 तक जो है आप जो है पैसा निकाल या फिर ले सकते हो बैंक से, भाई अब बताना पड़ता होगा मेरे ख्याल में, तो ये आपका 10,000 रुपया तक जो है निकाल सकते हो। ओवरड्राफ्ट की इसमें फैसिलिटी दी गई है। प्रधानमंत्री जनधन खाता का जो जब खोला गया था तो इसका नारा क्या था, मेरा खाता मेरा भाग्य विधाता, इस प्रकार से। इसके अलावा पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जो पीडीएफ की लिंक नहीं होती व्हाट्सएप की लिंक होती है, आपको क्लिक करके मैसेज करना होता है, ये ध्यान रखेंगे। रात को 10:30 से पहले है ना, और दिन में 7 बजे से बाद, आप कभी भी 5 बजे 4 बजे कर सकते हैं। अगर आप कर देंगे तो मैं जवाब नहीं दूंगा, यही बात है, आप कभी भी कर सकते हो भाई। जवाब अगर तुरंत चाहिए तो ये समय है। इसके अलावा आप पीडीएफ के लिए मैं कहूँगा जो बच्चे जनरल कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी करता है 60 रुपये की पीडीएफ कम से कम ले हमारे इस चैनल से, है ना। 60 रुपये का अगर पीडीएफ लेते हैं तो मार्केट की 2 वो फुल फ्लेज वाली बुक मिल जाएगी आपको, जिसमें सिर्फ वही कंटेंट छपा है जो आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है भाई, इतना समझ लीजिए। मैं एकदम खोल के कहता हूं कि किसी की 1000 2000 वाली क्लास से, मैं इस छोटू सी क्लास से आपको ज़्यादा फायदा करा के दूंगा, ठीक है। ये एकदम ओपन कहा गया मेरे, मतलब कोई छुपाया हुआ बात नहीं है। और मैं हर जगह ये भी गारंटी लेता हूँ कि मैं जो पढ़ाऊंगा वहाँ से क्वेश्चन काफ़ी हद तक मिलेगी, है ना। जैसा कि आपने पास्ट में देखा है 70-80% क्वेश्चन मिलते हैं और मिलेंगे, क्योंकि मैं रिसर्च करके लाता हूँ। कुछ भी पढ़ाना होता तो अब तक 2500 खत्म कर दिए होते, और सैकड़ों बच्चे सीजीएल के लिए डिमांड कर रहे हैं, चालू कर दिए होते, ठीक है।
है। तो न तो भैया पैसे की लालच और ना ही मुझे उतना चाहिए। जो पढ़ा रहा हूँ मैं ये सोचता हूँ कि जो कंसस बच्चे हैं मेरे सारी वीडियो वॉच करते हैं और PDF ले लेते हैं, अपना बढ़िया से पढ़ के रिजल्ट लाते हैं और लाते भी हैं, है ना। मैं कोई 2-4 हज़ार बच्चे तो PDF नहीं लेते हैं भाई, 100, 150, 50 और उसकी रिजल्ट मैक्सिमम की हो जाती है। तो मैं क्या समझूँ, है ना। फायदे में तो है, हम जो कर रहे हैं उसकी फल तो मुझे मिल रहा है ना। तो जो बच्चे इच्छुक है भैया, है ना, इसमें 25 से लेके 100 तक की अवेलेबल है। 100 तक में 3 आपका एक्टिव प्लान मिल जाएगा, जो 3 हमारी क्लास चल रही है। 3 क्लास की मिला के ही 60-70 वीडियो हो जाएंगे। उसके अलावा पास्ट की 57 क्लास जो एवरग्रीन चलाया गया था उसकी भी मिल जाएगी, 21 की भी मिल जाएगी, टॉपिक वाइज कई सारे PDF मिल जाएगी। मतलब एक फुल फ्लेज में आपको तैयारी करने के लिए काफ़ी सारी मटेरियल मिल जाएगी। चलिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। FIH हॉकी पुरुष 2021 बैच के तहत प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुष किसे घोषित किया गया? जो हॉकी में 21 बैच के लिए ही अभी हुआ है, यही लेटेस्ट मान के चलेंगे। तो FIH जो है प्लेयर ऑफ द ईयर हॉकी में पुरुष में हरमनप्रीत सिंह, भारत के हैं, नाम से लग रहा होगा, इनको घोषित किया गया। FIH हॉकी पुरस्कार 2021 बैच के लिए महिला प्लेयर ऑफ द ईयर में जो है फेलिस एल्बर्स को घोषित किया गया। दोनों को ध्यान रखिएगा। पिछला विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये हरमनप्रीत कौर को घोषित किया गया, ये भी भारत के हैं। वो हरमनप्रीत सिंह है तो ये आपका हॉकी में हो गया, हरमनप्रीत कौर है तो ये आपका क्रिकेट में हो गया। संजोग नहीं कहोगे तो और क्या कहोगे। फीफा अवार्ड 2022-23 में लियोनेल मेसी को टॉप माना गया है। इसके अलावा लियोनेल मेसी को 2023 के लिए स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर भी घोषित करी गई है। तो ये करेंट से लियोनेल मेसी को सभी जानते हैं भाई, दीवाने हैं इनके। इनके अलावा उत्तर प्रदेश के वैसा विधानसभा के अध्यक्ष जो बाद में प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, इंपोर्टेंट करके रख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश की एग्जाम देने जा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में वैसा आदमी जो विधानसभा में अध्यक्ष भी रहे, जो बाद में प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो ये बनारसी दास और श्रीपति मिश्रा। ठीक है, बनारसी दास जो है, बनारसी बाबू यूनिवर्सिटी भी है प्राइवेट उत्तर प्रदेश में, एक तो BHU है, ये ही बनारसी हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये बनारसी दास और श्रीपति मिश्रा ये आपके उत्तर प्रदेश के विधानसभा में अध्यक्ष के पोस्ट पे भी काम किए हैं, बाद में CM बने प्रदेश के। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में KYC मुख्यमंत्री जो बाद में चल के भारत के प्रधानमंत्री बने, ये चौधरी चरण सिंह। किसान दिवस इन्हीं के जन्मदिन पे 23 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा विश्वनाथ प्रताप सिंह, VP सिंह, तो ये दोनों जो है उत्तर प्रदेश में CM के पोस्ट पे काम कर चुके थे, बाद में जो है ये क्या बने भैया, PM बने। इनके अलावा उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत साहब थे। उत्तर प्रदेश के प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू जी और प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपालनी। और लकली इत्तेफाक से ये दोनों पहले भारत स्तर पे भी हैं और उत्तर प्रदेश राज्य में बनी, तो उत्तर प्रदेश की भी पहली हुई, समझ रहे हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ अपनी सीमा को जो है साझा करते हैं, है ना। पूरे विश्व में सबसे अधिक देशों के साथ सीमा साझा करने वाला कौन सा देश है, आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा। उत्तर प्रदेश से लगा सर्वाधिक सीमा वाला राज्य जो है ये मध्य प्रदेश है, तथा सबसे कम सीमा तय होती है उत्तर प्रदेश का हिमाचल प्रदेश के साथ। वैसे ही इंडिया का सबसे लंबा सीमा जो है बांग्लादेश के साथ तय होता है और इंडिया की सबसे छोटकू सीमा जो है अफगानिस्तान के साथ तय होती है। ध्यान रखेंगे, ये उत्तर प्रदेश के साथ साथ इंडिया को भी समझना है। इसके अलावा भारत में भारत के मुख्य न्यायाधीश जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करे, ये कौन है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया। ठीक है, इनके अलावा उत्तर प्रदेश की वैसी जिला जो 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा है, तो ये है ललितपुर। इस फॉर्म में कौन सा क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है, वैसा भारतीय राज्य जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो ये आपका कौन सा भाई, त्रिपुरा। त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। वैसे ही उत्तर प्रदेश का जिला ललितपुर जो झांसी बबीना है ना, इस लाइन में पड़ता है ललितपुर, तो ये जो है आपका मध्य प्रदेश से 3 लाइन से जो है घिरा हुआ है, बीना बबीना झांसी ललितपुर, ये जो है एक लाइन में पड़ जाता है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला जो छत्तीसगढ़ और झारखंड दोनों से लगती है, ये सोनभद्र है। यानी छत्तीसगढ़ से भी एक ही जिला सोनभद्र लगती है और झारखंड से भी एक ही जिला सोनभद्र लगती है। हालांकि सोनभद्र जो है और भी राज्य से लगते हैं, लेकिन मेरा कहना है कि छत्तीसगढ़ से ये जिला लगती है और झारखंड से भी ये जिला लगती है। इसके अलावा राज्य में एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र कौन सा है भाई, नरौरा। ये बुलंदशहर में है। 91-92 में इसे जो है लॉन्च मतलब शुरू किया गया था और ये इंडिया के बड़े आपका जो है परमाणु विद्युत केंद्र में इसकी भी गिनती होती है। मैं इस टॉपिक में भी एक दिन बात कर लूंगा क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन हाल फिलहाल देखे गए एग्जाम में। उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे पुरानी तापीय परियोजना कौन सा है, हरदुआगंज। ये 1942 आजादी के पहले जब उत्तर प्रदेश बना भी नहीं था, उससे पहले जो है उत्तर प्रदेश ना ऐसा नहीं कि नहीं था, लेकिन उनका अलग अलग नाम हुआ करता था। ठीक है भाई। इसके अलावा
जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा रैंक दिया गया है। कल एक बच्चा कोई कमेंट किए थे कि भाई मैं 8वां बताया था तो वो 7वां रैंक जो है बताए थे, है ना। मैं आपको बता दूं कि देखिए जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2023 के लिए जो जारी किया ना तो उसमें हमारा 8वां रैंक था, और 2024 के लिए जो जारी हुआ है उसमें 7वां रैंक था, ठीक है, 7वां रैंक है। तो आपके जो अभी एग्जाम हुए आईबी के तो उसमें जो है 2023 के अकॉर्डिंग पूछा गया था, इसीलिए मैं आपको 8वां बताया था। तो मैं कोई गलत नहीं बताया था। जो बच्चे 7वां मार्क के आया उसका गलत हो गया, क्योंकि 23 वाला पूछा गया था, ठीक है भाई। तो जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2024 के लिए जो है 7वां स्थान है और 23 के लिए जी 8वां स्थान है, कर लीजिएगा। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन सूचकांक में मानक किसे किसे रखा जाता है। मानक के तौर पे तो 4 तथ्य को शामिल किया जाता है। ग्रीन हाउस, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा का उपयोग आप कितना करते हैं, या फिर वो स्टेट कितना, या फिर वो देश कितना करते हैं, जलवायु नीति क्या है इनका। तो इन चारों मानकों को शामिल करने के आधार पे जो है आपको रैंक डिसाइड करा जाता है, जलवायु प्रदर्शन सूचकांक जो है डिसाइड करा जाता है। दुनिया में अकेले जो G20 देश है ना, G20 देश, G20 है ना, विकासशील देशों का ग्रुप है। अभी अपना बैठक दिल्ली में हुआ था, MTS का आपका एग्जाम भी इसके लिए जो है थोड़ा बहुत तो ऑब्स्ट्रक्ट हुआ था मेरे ख्याल में, और कैंसिल भी हुआ था, है ना। तो ये G20 के जो है अकेले G20 के देश है ना 75% जो है ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करता है। कर लो गर्त में ले चलो हमें। इसके अलावा ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में भारत का जो है 9वां स्थान है दुनिया में, है ना। आप लोग मुझे बताएंगे कि नेट जीरो का लक्ष्य कब तक रखे हैं, नेट जीरो का लक्ष्य जो है इंडिया कब तक रखे हैं, यानी शून्य जो आपका उत्पाद है कार्बन वाला, तो इसको जो है कितने कब तक रखा है बताइएगा। इसके अलावा ऊर्जा के उपभोग में भारत का स्थान दुनिया में 10वां है और ग्रीन हाउस में 9वां है। दोनों बात ध्यान रखेंगे, है ना। जो देश जितना कम ऊर्जा का उपयोग करेगा उतना ज़्यादा सुखी रहेगा भाई, ठीक है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2024 में प्रथम के 3 रैंक जो है ना, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये खाली रखे गए हैं कि जिस हिसाब से क्राइटेरिया है यहाँ पे आने के लिए कोई भी देश विश्व में, है ना, इस पे खड़े नहीं उतर पाए हैं। इसी कारण जो पहला इस बार रैंक दिया गया समझिए वो 4थे स्थान पे है, ठीक है मेरे भाई। तो उस हिसाब से इंडिया का जो है आपका रैंक मिला है 7वां, चूंकि 3 गो तो ऊपर से खाली है, तो जो अभी पूरे तरीके से प्रभावी में है देश उसमें 4थे स्थान पे है इंडिया। तो आने वाले समय में अगर एग्जामिनर का मूड घूम गया तो आपको पूछ सकता है, तो इसमें अगर कोई चीज़ दूसरी बात लगा के पूछे कि भाई जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2024 इसके अलावा भी और कुछ जोड़े, तो समझ जाइएगा वही बात बोल रहा है, तो आप 4था रैंक मारिएगा प्रभावी रूप से, ठीक है, क्योंकि ऊपर के 3 रैंक खाली रखे गए हैं, इसके बारे में पढ़ सकते हैं, है ना। इनके अलावा कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगम्य झिल्ली है, यह किसके बने होते हैं, और ये सब जो नॉलेज है ये कब आएगी आपको, जब आप कोई सा एक मैगजीन पर होगे, ठीक है मेरे भाई। मैगजीन का सेवन जरूर करें, मैगजीन की सेवन एक नशा के जैसा ही है ना। हर महीना कुछ मिले ना मिले लेकिन मैं मैगजीन जरूर लाता हूँ, और इसके लिए मैं स्पेशल, है ना, अपनी रेस्ट की 2-4 घंटे खर्च करके मैं बस से बहुत दूर जाना पड़ता है जगह, वहाँ पे किताब वगैरह मिलती है बस स्टैंड में, तो मैं वहाँ से लाता हूँ, है ना। हालांकि मैं यहाँ मैं लगा सकता हूँ कि भाई ऑनलाइन भी आ जाती है, लेकिन वो बहुत दिन में आती है यहाँ पे, क्योंकि महाराष्ट्र में इस चीज़ की ज़्यादा चलन नहीं है। यहाँ पे इंजीनियरिंग, डॉक्टर ये सब तो बहुत मिल जाएगा, लेकिन जनरल कंपटीशन की थोड़ा कम झलक है यहाँ पे। इनके अलावा कि कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगम्य झिल्ली है, यह किसके बने होते हैं, प्रोटीन और वसा के, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति के भीतर स्थित एक अर्धपारगम्य झिल्ली है, प्रोटीन और वसा की पतली परत से निर्मित होता है। इसका मुख्य काम क्या होता है, कोशिका में पदार्थ की गति को रेगुलेट करना। अब ये पदार्थ यहाँ पे आया है, ये क्या है भाई, है ना, जो कोशिका झिल्ली है ये आपके बॉडी में कोशिका के अंदर कैसी चीज को एंट्री देना है, किसको एंट्री नहीं देना है, ये सब का विशेष ख्याल रखता है, ठीक है। तो जो आपका अवांछित पदार्थ होते हैं, यानी टॉक्सिन्स प्रवृत्ति के होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, उनको नहीं जाने देता है अंदर।
तो ये भी ये काम करता है रेगुलेट करने का आपका कोशिका झिल्ली। कोशिका भित्ति आप और हम में तो होते नहीं हैं, तो कोशिका भित्ति कहाँ होते हैं? पादप कोशिका में होते हैं। आगे आएंगे, आज हम कोशिका को पढ़ेंगे। यहाँ पे कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया था या फिर खोजा था 1665 में, लेकिन ये डेड कोशिका थी, डेड सेल थी। बाद में ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में करे थे। कोशिका भित्ति में जो उपस्थिति के कारण, एक सेकंड, कोशिका भित्ति के उपस्थिति के कारण, अच्छा, कोशिका भित्ति के उपस्थिति के कारण पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है। यही मैंने कहा, जंतु कोशिका में जो सेल वाल है वो नहीं होती है। हमारे पास इसके जगह पे स्केलेटन होता है। स्केलेटन जो है ना, हम लोग जो ढांचा है, ठीक है, हमारा जो कंकाल तंत्र है, जो बनावट है, ये हमें जो है स्ट्रक्चर और मजबूती प्रदान किए हैं। हम जो है एकदम खड़े रहते हैं, है ना। तो उसी प्रकार से मजबूती और स्ट्रक्चर के लिए पेड़ पौधे में कोशिका भित्ति रोल अदा करता है, ठीक है। कोशिका भित्ति की बनावट प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की, वहीं यूकेरियोटिक कोशिका में सेलुलोज की बनी होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका ये पादप कोशिका के भाग हैं। मैंने आपको बताया है कि जब भी आपके एग्जाम में इन दोनों में अंतर विभेद करने से क्वेश्चन आ जाए, तो ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है ये गरीब कोशिका है, इसके पास बहुत कुछ नहीं होता है। जैसे आपका क्या क्या नहीं होता है? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है ना, लाइसोसोम भी नहीं होता है इसके अंदर, है ना। इसकी जो आपका कोशिका भित्ति है, इसकी बनावट भी अलग होती है, तो ये गरीबी में जीता है। तो ऐसे आपको मान के चलना है, आप आंसर मार दोगे 100%। इसके अलावा कोशिका भित्ति का प्रमुख कार्य क्या है? स्ट्रक्चर और मजबूती प्रदान करना, अभी हमने एग्जाम्पल दिया था। इसके अलावा कोशिका के नाभिक में क्या रहता है? तो कोशिका के नाभिक में डीएनए जो वंशानुगत जानकारी रखता है, ये डीएनए रहता है। इसके अलावा कोशिका का जो आपका यह कोशिका विभाजन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या कोशिका के नाभिक सिर्फ यूकेरियोटिक, अच्छा हाँ, एक चीज और मैं मिला के यहाँ पे लिखा हूँ। अभी मैंने कहा ना कि आपके जो है यूकेरियोटिक सेल जो है अमीर है और प्रोकैरियोटिक करीब है, तो यहाँ पे इसी लैंग्वेज में मैंने लिखा है कि यह सिर्फ यूकेरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, यानी प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाएगा, यानी प्रोकैरियोटिक में केंद्रक भी नहीं होता है, ठीक है। और जो नाभिक होती है, जो केंद्रक होती है, उसमें क्या होता है भैया? डीएनए। डीएनए क्या है? वंशानुगत जानकारी। इसका फुल फॉर्म भी पूछता है, डायऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, वो आरएनए होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। यह कोशिका विभाजन में भी महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, ठीक है भैया, ये ध्यान रखेंगे। इनके अलावा कौन? आपका नाभिक, न्यूक्लियस जिसे कहते हैं, ठीक है भाई। कोशिका विभाजन मतलब कोशिका का टूटना नहीं होता है, नया कोशिका का बनना ही कोशिका विभाजन कहलाते हैं बॉडी के अंदर। ध्यान रखिएगा, नाम से ऐसा लग रहा है कि टूटने से विभाजन कहता होगा, है ना, ऐसा नहीं है। गोल्जी बॉडी सभी यूकेरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं, मतलब गोल्जी बॉडी भी नहीं पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक में। तो 4-5 चीज हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, केंद्रक भी नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है, लाइसोसोम भी नहीं होता, किसमें? प्रोकैरियोटिक में, है ना। कोशिका के विभिन्न भागों को मैक्रोमेकल्स को वितरित कराने हैं तो जिम्मेदार कौन है भाई? तो कोशिका का गोल्गी बॉडी, यानी जहां पे ज्यादा जरूरत है वहां पे भेज देता है एनर्जी को, तो इसे पुलिसमैन या ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं, ठीक है। इनके अलावा कोशिका का डाकघर भी कहते हैं। एक और लाइसोसोम का क्या काम है कि जो भी कोशिका चोटिल हो गया, पिलपिला रहा है, मर रहा है, तो उसको जो है पूरे तरीके से मार के साफ सफाई कर देना, हार्पिक का काम करता है ये लाइसोसोम। इसीलिए आत्महत्या का थैली कहा जाता है। जब गड़बड़ा जाएगा, ज्यादा मात्रा में श्रावण होगा तो जिंदो कोशिका को लपेट लेगा, तो इसे आत्महत्या का थैली कहा जाता है, लाइसोसोम को, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा लाइसोसोम का कार्य पेड़ पौधों में रसघानी के द्वारा किया जाता है। जो पेड़ पौधों में वैक्यूल होता है, सेम रोल अदा करते हैं लाइसोसोम के जैसा। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। यहाँ भी डीएनए थोड़ी मात्रा में संचित होती है। अभी आपने डीएनए कहाँ देखा था? न्यूक्लियस के अंदर देखा था। तो इसके अलावा भी डीएनए होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जो आपके प्रोकैरियोटिक में ये भी नहीं होता है। और मैंने आपको ये भी बताया है कि भाई प्रोकैरियोटिक में भी तो आनुवांशिक चीज को मतलब जानकारी रखता है वंशानुगत, तो वो कहाँ रखता है? क्योंकि उसमें केंद्रक तो होता ही नहीं, तो डीएनए कहाँ रहेगा? तो उसके लिए उस जगह को क्या कहते हैं, ये मैंने आपको पास्ट क्लास में बता चुका है। इसके अलावा आईसीसी अंडर 19 मेंस वर्ल्ड कप की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 1998 में हुआ था। जो अभी आईसीसी अंडर 19 मेंस वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में चल रहा है भाई, ये फरवरी तक चलेगी और आपके यूपी पुलिस में आने के लिए एग्जाम एकदम रेडी है। इसकी शुरुआत कब हुई थी या फिर भारत कितनी बार विजय हुए हैं,
है या पिछला विजेता कौन है ना, क्योंकि उस समय तक तो ये आने के लिए तैयार नहीं रहेगा। 5-6 दिन के बाद आपका एग्जाम है, जब ये खत्म होगा तो नहीं पहले आपका एग्जाम होगा तब ये खत्म होगा, ठीक है भाई। तो ये नहीं पूछेगा आपसे, है ना। तो ये प्रथम ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप की पुरुष वाला जो शुरुआत है 1988 में हुआ था। प्रथम विजेता ऑस्ट्रेलिया, उपविजेता पाकिस्तान रहा था। यह मैच भी ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, पहला ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप जो अभी हो रहा है साउथ अफ्रीका में। ICC अंडर-19 पुरुष वर्ल्ड कप, है ना, ये साधारण अवस्था में 2 वर्षों के अंतराल पर खेली जाती है, लेकिन फर्स्ट और सेकेंड गेम के बीच में आप देखेंगे तो 10 साल का अंतराल है। पहला हुआ 1988 में, दूसरा सीधे हुआ 1998 में, ठीक है भाई। तब से लेकर ये 2 साल पे कराया जाता है। तो आप जोड़ लीजिए, आज तक जोड़ लीजिएगा। अब पहला 1988, दूसरा 1998, तीसरा होगा 2000 में, और अभी चल रहा है 2024, तो 13, 2, 15 इस प्रकार से जो है आप आराम से जोड़ सकते हैं। ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप 2024 वर्तमान में दक्षिण अफ्रीका में हो रही, जहां पे 16 देश के खिलाड़ी जो है भाग लेंगे। ICC अंडर-19 पुरुष वर्ल्ड कप 2022 वेस्ट इंडीज में हुआ था, जहां विजेता भारत रहा था, उपविजेता इंग्लैंड रहा था। और इस भारतीय टीम के कप्तानी, यहाँ से ज्यादा कप्तानी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यश धूल रहे थे भारतीय टीम के कैप्टन, जो हमें पिछली बार यानी 2022 में ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप का जो है ताज दिलाया था। ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप भारत अब तक कितनी बार जीत चुके हैं? 5 बार। वर्ल्ड कप कितने बार जीत चुके हैं भारत? 2 बार, 1983 और 2011 में। एक बार कपिल देव साहब, एक बार धोनी साहब, और 5 बार जो हम ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप जीते हैं। इस 5 बार में सबसे पहले मोहम्मद कैफ साहब आजकल कमेंट्री करते हैं 2000 ईस्वी में, फिर अपना बिरटू भाई विराट कोहली 2008 में, उन्मुक्त चंद 2012 में, 2018 में पृथ्वी शॉ और यश धूल 2022 में। इन सभी क्रिकेटरों को देखें तो 2 क्रिकेटर तो काफी अच्छा नाम कमाया, मोहम्मद कैफ भी नाम कमाए, उतना नहीं, विराट कोहली सबसे ज्यादा नाम कमाया। बाद में की जो नीचे के 3 क्रिकेटर देख रहे हैं, पृथ्वी शॉ का भी लगभग कैरियर चौपट ही है, अब इंडियन टीम में शायद ही ये वापस आए, IPL वगैरह खेलेंगे, ठीक है। तो यही होता है भाई अपना अपना लक, ये टीम को कल कप दिला के भी उतनी जश्न नहीं प्राप्त पाए, है ना। इसके अलावा गोमती वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो गोमती वन्य जीव अभयारण्य नाम से लग रहा है गोमती नदी तो उत्तर प्रदेश में बढ़िया है, तो यहाँ पे मैं उत्तर प्रदेश मार दूं, नहीं, ये त्रिपुरा में है। त्रिपुरा के अन्य वन्य जीव अभयारण्यों में रोवा वन्य जीव अभयारण्य, गुमती वन्य जीव अभयारण्य, यही मैं यहाँ पे लिखा हूँ, यहाँ गुमती लिखा गया है, ठीक है। यहाँ गुमती ही है एक्चुअली, लेकिन गोमती बोलते हैं, ठीक है। तो इसी गुमती को समझिएगा। सिपाही जिला वन्य जीव अभयारण्य, ये पूछा भी गया था, नाम ही इसका इतना फनी जैसे लग रहा है, सिपाही जिला, है ना। तो ये भी है आपका कहाँ पे? त्रिपुरा के अंदर स्थित है। असम में आएंगे तो असम के अंदर वन्य जीव अभयारण्य में आपका कौन कौन से? मानस, काजीरंगा, नवेरी, डिब्रू सुखेवा, औरंग, पावितोरा, ये सब हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में आएंगे तो बुक्सा टाइगर रिजर्व होगा, सुंदरबन डेल्टा हो जाएगा, ये सब पश्चिम बंगाल में है। मिजोरम के स्थित नेशनल पार्क में आएंगे फवाईपुंग राष्ट्रीय उद्यान, इसे ब्लू माउंटेन भी कहते हैं, मुरलिन नेशनल पार्क, नगाईपुंग नेशनल पार्क, डंपा नेशनल पार्क मिजोरम में स्थित है ना। ये भी जो है काफी हद तक प्रेरित है पिछले क्लास से नेशनल पार्क वाला ये वाला क्वेश्चन। इसके अलावा बलफकरम राष्ट्रीय उद्यान, नोकरेक राष्ट्रीय पार्क, बाघमारा रिजर्व फॉरेस्ट, नोंगी खेल्लम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में है। मेघालय में गारो खासी और जयंतिया हिल्स है, ये बताने के लिए इसे रिपीट किया जा रहा है यहाँ पे। अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा बारिश मेघालय के किस पहाड़ी क्षेत्र में होता है, तो बताइएगा खासी पहाड़ी क्षेत्र में। हालांकि तीनों हैं, गारो, खासी, जयंतिया, है ना। मेघालय के मासिनराम में सबसे अधिक वर्षा होती है, वर्षा मापने वाले यंत्र को रेन गेज कहा जाता है। भारत में, है ना, सबसे अधिक वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून में होता है, साउथ वेस्ट मानसून में होता है। वर्षा का अधिकांश स्रोत जो है 60% अरब सागर से आती है, 40% बंगाल की खाड़ी से आती है। वर्षा सबसे पहले जून के प्रथम सप्ताह में केरल में दस्तक देता है जनरली, जिसे मानसून प्रोफोस्टन कहा जाता है। केरल और साउथ भारत में आम्र वर्षा या कॉफी सावर होती है, जो फलों के लिए अच्छा होता है, इसे ध्यान रखेंगे। काल वैसाखी आपका बंगाल, झारखंड, उड़ीसा के किनारे होती है, जो आपका दुखदाई है, जो वर्षा के साथ तेज आंधी तूफान आते हैं। तो ये बात सब ध्यान रखेंगे। इसके अलावा दुनिया का एकमात्र जो आपका वाटर फ्लोटिंग पार्क है, इसका नाम है कबुल लमजाओ, ये आपका मणिपुर में लोकटक झील के समीप है। लोकटक झील जो है मीठे पानी की झील है। इसके अलावा भारत में राष्ट्रीय उद्यान सबसे अधिक जो है आपका मध्य प्रदेश में है। सबसे अधिक वन्य जीव अभयारण्य आपका अंडमान निकोबार में है। सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस लद्दाख में है। सबसे छोटा नेशनल पार्क साउथ बंटी
पट्टन ये आपका अंडमान निकोबार में है ना। ये सब ध्यान रखेंगे। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है, लेकिन मैंने कहा कि सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व अब इंडिया के जो है मध्य प्रदेश में हो जाएंगे, अभी हुए नहीं हैं, दमोह में। इसके अलावा दिग्गज टेनिस खिलाड़ी सिमोना हालेप पे ITIA ने 2023 में 4 साल का बैन लगाया है, सितंबर 23 में। तो ये डोपिंग टेस्ट आप समझ रहे हैं, टेस्ट से गुजरना होता है, इसमें कोई नशा वशा किया रहता है, फंस जाता है। तो ये डोपिंग टेस्ट में 4 साल का इल्जाम मतलब बैन लगाया है सिमोना हालेप पे। ये रोमानिया के रहने वाली है, रोमानिया के रहने वाली है। आप लोगों से एक क्वेश्चन है, कार्लसन मैग्नस ये किस देश के खिलाड़ी है, शतरंज के खिलाड़ी? आप लोग कमेंट कीजिएगा, है ना, ये आप लोग कमेंट कीजिएगा ये किस देश के खिलाड़ी है, कार्लसन मैग्नस, है ना, जिसे प्रागनंदा ने हराया था। और प्रागनंदा भाई बहन दोनों जो है आपका बना है ग्रैंड मास्टर, है ना, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा जो रोमानिया के हो गया ये आपका कौन भैया, सिमोना हालेप, ना 4 साल का डोपिंग बैन लगा है। ITI का फुल फॉर्म भी पूछेगा, ITIA इंटरनेशनल टेनिस इंटीग्रिटी एजेंसी। जब कोई संस्था कोई काम करता है तो संस्था का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। 2 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन रही है ये सिमोना हालेप, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कल जो है या फिर अगली वीडियो में आपको टेनिस से संबंधित सभी बात बताऊंगा, जो आपका टेनिस के महाकुंभ वाली प्रतियोगिता 4 ओपन जो है उसके सभी चीज़ को रिलेट करूंगा, एक वीडियो में समाप्त करूंगा, वहां से भी क्वेश्चन आता है। छत्तीसगढ़ में कर्तन एवं दहन प्रणाली कृषि को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे रिप कहा जाता है। एगो रिप ये भी होता है रेस्ट इन पीस, जो आदमी को मरने के बाद मैसेज किया जाता है। इसके अलावा इस प्रकार की खेती जो है ना, कर्तन एवं स्लाइस एवं बर्न वाला, तो ये उत्तर पूर्वी भारत जैसे असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर में इस सब में जो है झूम कृषि कह देते हैं इकट्ठे, ठीक है। मध्य प्रदेश में इस प्रकार की खेती को बीवर या दहिया कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में इस प्रकार की खेती को जो है पोडू कहा जाता है, पोडू। इसके अलावा झारखंड में इस प्रकार की खेती को कुरुबा कहा जाता है, और मणिपुर में इस प्रकार की खेती को पामलू कहा जाता है, जो आपका स्लाइस एंड बर्न वाला जो एग्रीकल्चर है। गहन कृषि एक प्रकार की खेती होती है। गहन कृषि में क्या होता है कि बहुत छोटे जोत क्षेत्र पर, यानी बहुत कम भूभाग पर, है ना, एकदम सघन कृषि की जाती है, और इसी में जो है अपनी जीवन यापन हेतु जो जितना हो सकता है पैदावार करा जाता है, क्योंकि जमीनें नहीं होता है। इसके अलावा मिश्रित खेती, ये क्या होता है, खेतियों कर लीजिए और गाय भैंस जो पालते हैं पशुपालन, तो ये साथ में हो रहा है, तो इस प्रकार की खेती को मिश्रित खेती नाम दिया गया है ना। स्लाइस एंड बर्न प्रकार की खेती को ब्राजील में आप क्या कहते हैं, रोका कहते हैं। अभी तो इंडिया स्तर पे आप दिमाग लगा, अगर बाहरी स्तर पे पूछे तो भी आपको पीछे नहीं हटना है। ब्राजील में इसे रोका कहते हैं, अफ्रीका में इसे मसोले कहते हैं। जो स्लाइस एंड बर्न प्रकार की खेती होती है, पहले भूमि को साफ किया जाता है, फिर वहाँ पे खेती किया जाता है, खास करके छोटे छोटे जोत वाले क्षेत्र में होते हैं। इसके अलावा और पहाड़ी ढलान पे भी होते हैं। इंडोनेशिया में इसे लदांग कहते हैं, ठीक है, तो इसे भी ध्यान आपको रखना है, ठीक है। इनके अलावा संविधान का 124वां संशोधन विधेयक 2019 किससे संबंधित है? देखिए अभी आपने संशोधन संविधान का लास्ट 106 तक सुने हैं, आगे आप 107-8 सुनेंगे, लेकिन जो विधेयक है ना वो 128 तक हो गया है। मैंने आपको बताया कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि भाई सारा फरमान जो आता है वो पारित ही तो नहीं हो जाते हैं, उसके लिए, है ना, हो सकता है किसी चीज़ के लिए संविधान संशोधन करने की जरूरत ही ना हो, है ना। तो इसीलिए जरूरी नहीं है कि दोनों का क्रम सेम हो, है ना। इसीलिए जो संविधान का 124वां संशोधन विधेयक 2019 है, यह आर्थिक आरक्षण से संबंधित है। EWS वाला मैटर की बात हो रही है, ठीक है। EWS भूतपूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 124वां संविधान संशोधन विधेयक, जब तक, है ना, बिल है ना, बिल पास किया जाता है या विधेयक पास किया जाता है ना, ये पहले लाया जाता है फिर पास किया जाता है, उसके बाद आप हो जाता है पास, माने मंजूरी मिल गई तब ना संविधान संशोधन करोगे, वो चीज को चेंज करोगे, तो हमेशा जो है संविधान संशोधन का क्रम कम रहेगा इससे, ठीक है। अगर सबका सब भी किया जाए तो भी कम रहेगा। इसके अलावा, है ना, तो ये जो आपका EWS वाला है 103वां संविधान संशोधन है, और विधेयक कहेगा तो 124वां, क्योंकि आजकल 2-3 एग्जाम में पीछे से मैं देख रहा हूँ तो संशोधन कम से ये विधेयक पूछ दे रहा है, ठीक है। अधिनियम के अनुसार समान वर्गों के लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर है उन्हें 10% की छूट दिया गया है शैक्षणिक संस्थान और सरकारी नौकरियों में। EWS को 103वां संविधान संशोधन 103वां संविधान संशोधन के साथ 124वां जो है आपका विधेयक था ये, ठीक है। इनके अलावा GST
जीएसटी वाला जो है ना, ये 122वां विधेयक था और 101वां संविधान संशोधन से लागू हुआ, 2017 में लागू हुआ। ये आपके पास स्लैब है 05/12/1828, है ना। इसके अलावा 33 सदस्य होते हैं जीएसटी काउंसिल में, 279 ये जीएसटी काउंसिल से संबंधित है। 33 में से 2 सदस्य केंद्र सरकार से आते हैं और बाद बाकी 31 सदस्य जो है राज्य से आते हैं, स्टेट से, या फिर जिस यूटी में विधानसभा है वहां से आते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इनके अलावा इस जो आपका जो जीएसटी परिषद होता है, इसका अध्यक्षता कौन करते हैं? भारत के वित्त मंत्री करते हैं, ठीक है। इनके अलावा हाल में ही महिला आरक्षण बिल संशोधन, इसके जो अभी मैंने कहा अभी 106वां संविधान संशोधन लेटेस्ट वाच मतलब सुन रहे हो, तो ये जो है 128वां संशोधन अधिनियम या फिर विधेयक कह सकते हैं, ठीक है। तो ये 106वां संविधान संशोधन इसी के 128वां विधेयक के थ्रू किया गया है मंजूरी के बाद। तो ये आपका महिला आरक्षण बिल से संबंधित है। महिला आरक्षण लोकसभा और राज्य के विधानसभा में अब महिला की जो तादाद होंगे कुल सदस्यों का 1/3 होगा, 33% इनको आरक्षण मिलेगी। इनके अलावा संविधान में 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से अभी आपने देखा, 102वां संविधान संशोधन 123वां संवैधानिक विधेयक बिल है, ये आपका ओबीसी से संबंधित है। 103वां संविधान संशोधन ईडब्ल्यूएस से, 124वां जो एक क्वेश्चन का रीड भी था, ये ईडब्ल्यूएस से मतलब जो समान वर्ग के कमजोर तबके के लोग हैं। 104वां आपका एंग्लो इंडियन और एससी एसटी के 10 साल के आरक्षण से है, इसकी विधेयक नंबर 126वां था। 105वां संविधान संशोधन जो है ये सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों को चिन्हित करने के लिए राज्य को पावर दिया गया है, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। 125वां संविधान संशोधन विधेयक क्या है कि जो छठी अनुसूची में जो पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, उनके जनजातीय क्षेत्र के लिए प्रशासनिक व्यवस्था की गई है ना। तो इनसे संबंधित था आपका 125वां संविधान संशोधन विधेयक। इसमें वित्त मंत्रालय और इन छठी अनुसूची के जो भी स्टेट हैं उनके बीच जो है ये मतलब इस प्रकार की बिल इनके ऊपर लाया गया था, ठीक है। यानी छठी अनुसूची में जो भी राज्य है इनके लिए और वित्त मंत्रालय के लिए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये जो है मैं ये बताना चाह रहा था इस क्वेश्चन के माध्यम से कि संविधान संशोधन और आपका जो है विधेयक का नंबर होता है वो सेम नहीं होता। इनके अलावा 20 अक्टूबर 2023 को किसने अटारी वाघा बॉर्डर पर देश के सबसे ऊंचे 418 फीट ऊंची ध्वज का उद्घाटन किया है? वीवीआई करके रखेंगे, राष्ट्रीय ध्वज की बात है। और सबसे बड़ी बात है वाघा बॉर्डर पे, तो बॉर्डर पे जनरली बच्चे क्या सोचते हैं रक्षा मंत्री जाएंगे, ऐसा नहीं है। नितिन गडकरी साहब ने जो है इन्हें उद्घाटन किए हैं, ठीक है। तो इसे वीवीआई करके रख लेंगे, आज ही डायरी में लिख लो, इसे ये क्वेश्चन आएगी, ठीक है। इसके अलावा नितिन गडकरी वर्तमान में भारत के सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के मंत्री है, राजमार्ग मंत्री है। इनके अलावा अटल सेतु का उद्घाटन हाल में ही 2024 में नरेंद्र मोदी ने सेवड़ी से उड़न तक किया। मैंने इसके बारे में दूसरे क्वेश्चन में पूरा चीज दे दिया था मसाला। नई दिल्ली में 1 वीक लैब प्रोग्राम का जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया। 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम ये दिल्ली सरकार ने चलाया है, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापार या एकाधिकार समाप्त हो गया? ठीक है, तो ये आपका चार्टर एक्ट 1833 ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी जो है चीन से व्यापार का एकाधिकार समाप्त हो गया। तो ठीक है, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा भारत में बंगाल के गवर्नर को अब भारत के पूरे इंडिया स्तर के गवर्नर माने जाने लगे। ठीक है, इस प्रकार जो है आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर बने। ठीक है, इसके अलावा गवर्नर बंगाल की गवर्नर, ये भारत की गवर्नर जनरल। इनके अलावा 1857 के विद्रोह के बाद गवर्नर जनरल के पोस्ट का नाम बदल दिया गया। अब यह पोस्ट वायसराय का पोस्ट हो गया। जब आपका कैनिंग ने 1857 में विद्रोह में जीत हासिल की तो अब जो है गवर्नर जनरल की पोस्ट का नाम बदल के वायसराय कर दिया गया और पहला वायसराय जो है आपका कैनिंग हुआ। और 1857 के विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से इंडिया की शासन की जिम्मेवारी जो है छिन गई और ये शासन की जिम्मेवारी ब्रिटेन चली गई, तो वहां से शासित होने लगे हम लोग। इनके अलावा पिट्स इंडिया एक्ट को इंडिया एक्ट के कंपनी के पिट्स इंडिया एक्ट को ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1784 भी कहा जाता है। आपसे पूछे पिट्स इंडिया एक्ट कब बना, तो 1784। इसी एक्ट में जो है आपका नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1774 में करा गया था। अगला प्रश्न है, बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन, हाउ आई लास्ट
एवरीथिंग एंड फाउंड इट बैक के लेखक लेखिका कौन है? ये भैया अरुणिमा सिन्हा की ये पुस्तक है ना। अरुणिमा सिन्हा आप सभी जानते हैं कौन है। ये भारत की पहली विकलांग महिला जो टांग न होने के बावजूद भी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी। अरुणिमा सिन्हा माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली प्रथम विकलांग महिला है भारत की तरफ से। ए सेकेंड शॉट सानिया मिर्जा की पुस्तक है, और सानिया मिर्जा का जो हस्बैंड है ना, क्या नाम था भैया उनका, शोएब मलिक, वो शायद आज शादी कर लिया है ना। एक न्यूज़ के माध्यम से आया था मोबाइल में मैसेज पे, मैंने पढ़ लिया था थोड़ा, लेकिन पढ़ नहीं पाया पूरा, तो शायद आज जो है वो शादी कर लिया फिर से। इसके अलावा प्लेइंग टू विन के लेखिका कौन है? साइना नेहवाल, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। अनफिनिश्ड के लेखिका है प्रियंका चोपड़ा। द 7 सीन्स ऑफ बीइंग अ मदर, इनके लेखिका हैं ताहिरा कश्यप। और द क्रैंकिंग कोड के लेखक हैं आयुष्मान खुराना। ये दोनों पति पत्नी हैं। आयुष्मान खुराना को आप सभी जानते हैं, है ना, ड्रीम गर्ल वाला पिक्चर देखे होंगे। इनके अलावा माई स्टोरी माइकल क्लार्क का है। टू कलर्स एडम गिलक्रिस्ट का है। नो स्पिन सेनवार, अब हमारे बीच ये नहीं है। इनके अलावा एबी डिविलियर्स, ये आपका एबी डिविलियर्स की पुस्तक है, ये साउथ अफ्रीका के धुरंधर बल्लेबाज। इसके अलावा प्लेइंग इट माई बेस्ट सचिन तेंदुलकर की। ये सेंचुरी इज नॉट एनफ सौरव गांगुली की 281 एंड बियॉन्ड बीवीएस लक्ष्मण की पुस्तक है ना। तो पुस्तक वाला या फिर टॉपिक वाइज वीडियो जरूर एक बार विजिट कर ले भाई, किसी एग्जाम में जाने से पहले छोटे छोटे वीडियो है, जरूर विजिट कर लीजिएगा। अब भारत में ऑनलाइन गेमिंग पर कैसीनो पर कितने प्रतिशत जीएसटी लगेगा? तो 28%, सबसे मैक्सिमम जीएसटी लगेंगे ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो वगैरह पे। वर्ष 2020 में आंध्र प्रदेश राज्य ने अपने राज्य में सभी प्रकार के ऑनलाइन गेम पे प्रतिबंध लगा दिया था। ये इकलौता राज्य नहीं है, साउथ के कई ऐसे राज्य किए थे। इनके अलावा गूगल के द्वारा ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के लिए कौन सा जो है भारत में प्रोग्राम लॉन्च किया गया है? डीजी कवच। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था गूगल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है जिसका नाम है बार्ड, ठीक है। इनके अलावा नवात्रा नामक फसल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। इसको नवन्ना भी कहते हैं, कहीं कहीं इस प्रकार से भी आप लिखे देखेंगे, नवन्ना, ठीक है। पश्चिम बंगाल के मुख्य लोक नृत्य में आएंगे तो अलकाप होता है, ढाली बॉल, ब्रीटा, गंभीरा, छऊ आपका सरायकेला, पुरुलिया और मयूरभंज, है ना। तो ये पुरुलिया का छऊ जो है पश्चिम बंगाल में होता है, सरायकेला का होता है झारखंड में, और आपका जो है मयूरभंज का होता है उड़ीसा में। पश्चिम बंगाल में गंगा सागर मेला मकर संक्रांति के समय मनाई जाती है। नौखाई, नवकलेश्वर, धनु यात्रा, भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा, रजा पर्व, ये सभी के सभी जो है उड़ीसा में मनाए जाते हैं, रजो पर्व। इसके अलावा शिवाजी उत्सव, गणपति उत्सव, कोली डांस फेस्टिवल, दही हांडी, गुड़ी पाड़वा, मकर संक्रांति महाराष्ट्र के प्रमुख त्योहार है। मकर संक्रांति को महाराष्ट्र में मकर संक्रांति के नाम से ही मनाया जाता है ना। बाद बाकी मैंने बताया था माघसाजी हिमाचल प्रदेश, मकर विलक्कू आपका केरला, पोंगल आपका तमिलनाडु, पंजाब में आपका लोहड़ी इस प्रकार से नाम से, उत्तर प्रदेश में खिचड़ी, हम्पी का उत्सव कर्नाटक, माजली उत्सव असम, ओनम, त्रिशूरपुरम, विशु, मकर विलक्कू, ओट्टकल पोंगल और निशागंधी, ये केरल के जो है प्रमुख त्योहार और लोक नृत्य में है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे नीचे मैं लिखा हूँ माघसाजी, ये मकर संक्रांति वाली त्योहार आपका कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का। कुल्लू दशहरा हिमाचल प्रदेश, नलवाड़ी मेला हिमाचल प्रदेश, फुलैच महोत्सव हिमाचल प्रदेश, ये सब हिमाचल प्रदेश की त्योहारों में से है। नाटी डांस काफी पूछे जाते हैं हिमाचल प्रदेश का, ध्यान रखिएगा। लक्ष्मी सागर बांध किस नदी पे है? बेतवा नदी पर। लक्ष्मी सागर बांध बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह सिंचाई और जल विद्युत दोनों काम के लिए इस्तेमाल की जाती है। बेतवा नदी पर राजा घाट परियोजना, माता टीला परियोजना स्थित है। यह दोनों परियोजना यूपी के साथ साथ एमपी की भी परियोजना है। ये दोनों की संयुक्त परियोजना है, माता टीला और आपका राजा घाट परियोजना। इसके अलावा स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना, ये पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्य की संयुक्त परियोजना थी। इंदिरा सागर परियोजना, नर्मदा घाटी परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना, ओमकारेश्वर परियोजना, ये सभी के सभी नर्मदा नदी पर स्थित है। तिलैया परियोजना बराकर नदी पर स्थित है। बराकर आपका किसका सहायक नदी है? आप लोग कमेंट करें तो ज्यादा बेटर होगा। इनके अलावा जमुना लाल बजाज सागर परियोजना, ये आपका माही नदी पर है। माही नदी से क्वेश्चन हमने पूछा था, बहुत सारे बच्चे ने जवाब दिया है ना, और कुछ बच्चे तो एक से अधिक जवाब दिए। मैंने कहा था माही नदी से कोई एक क्वेश्चन सोच के उसका जवाब भी लिख के भेजिए। बहुत सारे बच्चे ने कहा कि इंडिया में कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी माही नदी है, ये अरब सागर में गिरती है। इसके अलावा पंचम पाद परियोजना, जयकेबाड़ी परियोजना, ये गोदावरी नदी पर है। उकाई परियोजना, काकरापारा परियोजना, ये ताप्ती नदी पर है। इदुक्की परियोजना
परियोजना पेरियार नदी पर है, केरला में है। पापनासम परियोजना है ना, देखिए पापीकोंडा नेशनल पार्क भी आपका आंध्र प्रदेश में, और पापनासम ये ताम्रपर्णी नदी पर तमिलनाडु में है ना। बाणसागर परियोजना सोन नदी पर है। तो ये सब नदी घाटी परियोजना, बाद में की जो बड़े बड़े ज़्यादा रिकॉर्ड में हो तो कई पहले बता चुके हैं, जो आपका टिहरी है, भागीरथी है और आपका भाखरा नांगल है, इनके साथ रिकॉर्ड जुड़ा हुआ है, बता दिया। इसके अलावा किस शासक के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो भैया कृष्णदेवराय के शासनकाल के। कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के अधीन तुलुवा वंश के महत्वपूर्ण शासक हुए। कृष्णदेवराय के 8 दरबारी तेलुगु कवि को क्या कहते थे? अष्टदिग्गज कहा जाता था। और अष्टप्रधान जो है शिवाजी के, नवरत्न जो है विक्रमादित्य और अकबर के जो है आपके मंत्रिमंडल को कहा जाता था। कृष्णदेवराय तेलुगु भाषा में आमुक्तमाल्या तथा संस्कृत भाषा में जाम्बती कल्याणन नामक ग्रंथ की रचना की। इसका मतलब संस्कृत के साथ साथ तेलुगु के साथ साथ संस्कृत के भी धुरंधर थे। इनके अलावा कृष्णदेवराय अपनी माता के नाम पे नागलपुरम नामक कस्बे की स्थापना करवाए थे। कृष्णदेवराय को आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह भी कहा जाता है। कृष्णदेवराय अगर बात करेंगे तो बाबर के समकालीन थे। विजयनगर साम्राज्य के 4 वंश संगम, तुलुव, सुलुव और अरबिदु। विजयनगर साम्राज्य की पतन स्टार्ट होती है 1565 से, तालिकोटा का युद्ध से स्टार्ट हुआ था। विजयनगर साम्राज्य 1336 से हरिहर एवं बुक्का के द्वारा। जिस समय विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई उस समय दिल्ली सल्तनत पे जो है मोहम्मद बिन तुगलक का शासन चल रहा था। अक्टूबर 2023 में भारत और यूरोपीय संघ के बीच पहली संयुक्त नौसेना अभ्यास कहाँ हुआ है? ये पहली बार हुआ है, इसीलिए आपके एग्जाम में आएगी, है ना। जब कुछ पहली बार होती है तो बड़ा अच्छा लगता है ना। पहली बार आपको नौकरी लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है। उसके बाद फिर लगेगा तो और अच्छा लगेगा, लेकिन जो पहली बार का है ये तो भाई साहब, है ना। तो जल्दी से आ जाओ यहाँ, है ना, मैं यही चाहूँगा। तो ये आपका यूरोपीय संघ और भारत के बीच पहली बार जो है सेनाओं का यानी नौसेना का संयुक्त अभ्यास हुआ। ये गिनी के खाड़ी में हुआ है, जगह भी पूछ सकता है। इसके अलावा ये भारत की तरफ से इस नौसैनिक अभ्यास में कौन सा आपका जो है जहाज भाग लिए थे? तो आप बताओगे INS सुमेधा भाग लिए थे, ठीक है। INS सुमेधा जो आपके भारत और यूरोपीय संघ के बीच जो है कर्तव्य में शामिल हुए थे। अक्टूबर 2023 में कैब्रियन गश्ती सैन्य अभ्यास में जो है भारत को गोल्ड दिया गया है अच्छे परफॉर्मेंस के लिए, तो ये UK में करवाया गया था। इसके अलावा संयुक्त सैन्य अभ्यास समुद्र शक्ति, ये भारत और इंडोनेशिया के बीच होती है। संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वारियर भारत और UK के बीच होती है। इसके अलावा 2023 में भारत और फ्रांस के बीच अभ्यास वरुण, ये आपका अरब सागर में हुआ है, ये नौसेना का अभ्यास है। इसके अलावा महाराणा कुंभा के शासनकाल में सल्तनत के राजवंश कौन से थे? तो महाराणा कुंभा के शासनकाल में सल्तनत पे राजवंश सैयद लोदी थे, ठीक है। महाराणा कुंभा 1333 से 1368 तक जो है शासन किए थे मेवाड़ के, है ना। इसके अलावा महाराणा कुंभा मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश के तहत 5वें शासक हुए। सिसोदिया राजवंश की उदय 1326 में 1548 इस प्रकार से लिखिएगा, ठीक है, यहाँ तक चला था। इसके अलावा अब जो अभी भी है शासक, मतलब यहाँ का, कहाँ का, मेवाड़ का, लेकिन अब नाम मात्र का है, ठीक है। इसके अलावा चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था, ध्यान रखिए, ये तो पूछा जाता है बहुत बार। मेवाड़ के अन्य शासकों में राणा सांगा, जिसे आपका बाबर ने पानीपत की जो बाद में हुआ था खानवा का युद्ध में हराया था 27 में, 1527 ईस्वी की बात है। इसके अलावा अमर सिंह, महाराणा प्रताप, उदय सिंह द्वितीय इत्यादि जो है इस वंश के प्रमुख शासक हुए। सल्तनत की अवधि 1206 से 1526 है। पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, आखिरी जो है आपका इब्राहिम लोदी, गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद लोदी, ये 5 वंश ने शासन करा था। बाद बाकी सल्तनत के बारे में एक एक चीज बता ही दिए हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय सल्तनत पर मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। भारत के कुंभलगढ़ के किला को जो है भारत का चीन का दीवार कहा जाता है। चीन का दीवार सी हुआंगटी ने बनवाया, ये चीन में है। लिमोनाइट किस धातु का अयस्क है? तो ये लोहा का अयस्क है। लोहा के प्रमुख अयस्क हेमेटाइट, जिसका सूत्र Fe2O3 होता है। इसका सूत्र ज्यादा डिमांड करता है एग्जामिनर, ध्यान रखिएगा, है ना। और आपसे पूछा जाता है कि लोहा का निष्कर्षण उनके किस अयस्क से होता है? तो हेमाटाइट अयस्क से होता है। इसमें कार्बन की प्रतिशत लगभग 70% होती है। लोहा के अयस्कों में मैग्नेटाइट का सूत्र आपसे पूछेगा तो Fe3O4, इसमें 4 गो
ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के 4 अणु होते हैं। ठीक है, तो लोहे का प्रतिशत यहाँ में 72% तक हो सकता है। लिमोनाइट में Fe2O3 जो आपका हेमेटाइट है, इसमें H2O ऐड करते हैं तो आपका जो है लिमोनाइट बन जाता है। सीडेराइट का सूत्र होता है FeCO3, फेरस के साथ कार्बोनेट वाला सूत्र लगाते हैं तो आपका जो है क्या निकलता है भाई, है ना, सीडेराइट। तो ये सभी लोहा के अयस्क हैं, सूत्र जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा ये बलाई, खास करके ये बलाई, ये ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि सब आप सोचोगे कि सब लोहा ही होता है, लेकिन इसके जैसे ही अयस्क बदलते हैं इसका स्ट्रक्चर यानी सूत्र भी बदल जाते हैं। एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क बॉक्साइट है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। कॉपर पैराइट तांबा का प्रमुख अयस्क है। इसके अलावा भूमि जल के रिसाव की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसे अंतः स्पंदन कहा जाता है। पृथ्वी की सतह जब टूटकर घिस जाने की प्रक्रिया जो हो जाती है उसे अपर्दन कहा जाता है। जैसे आप लोटा भर पानी बहुत ऊपर से गिराइए नीचे तो वहाँ की मिट्टी की जो है मिट्टियाँ हट जाती है, क्या हो गया, अपर्दित हो गया, है ना। पशु को आप चराने ले जाते हैं, घास फूस पर लात पड़ता है, खूर से मिट्टी हट जाता है, उस जगह से उड़ के एक जगह से दूसरे जगह अपर्दित हो जाते हैं। हवाओं के अपर्दन से जुगेन नामक भू आकृति बनते हैं, ये सीपीओ में पूछा गया था। इसके अलावा सैल मिट्टी और चट्टानों के पार्शियली भाग को टूट फूट कर नीचे खिसक जाना, आप आए दिन इस बात को सुनते होंगे, वहाँ भूस्खलन हो गया, यहाँ भूस्खलन हो गया। ये खास करके पहाड़ी इलाके में जहाँ रास्ता संकीर्ण होता है ये ज़्यादा लैमलाइट में आते हैं क्योंकि भूस्खलन होने से रास्ता बाधित हो जाता है। ठीक है, भूस्खलन होते हैं, पेड़ लगे रहते हैं और पेड़ के सहित ये बह जाते हैं। मान लीजिए ये पहाड़ है और ये आपका रोड है, ये भूस्खलन होकर वो पूरा मलबा यहाँ पे गिर जाता है, रोड ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है तो ये लैमलाइट में आ जाते हैं। तो भूस्खलन मतलब जगह छोड़ देना, हिल जाना, जगह से हटना, है ना। इसके अलावा गांव घर में इसे धरना बोलते हैं। आप नदी किनारे देखोगे जब पानी भरा रहता है नदी में तो किनारा कट कट के नीचे गिरता रहता है। ठीक है, तो ये भी भूस्खलन टाइप से छोटका कहिए, इसे गांव घर में बोलते हैं धसना गिरहट। हवा द्वारा निर्मित सभी प्रकार के भू आकृतियों में लोइस, बालू का स्तूप, ये सब जो है हवा से भू आकृति का निर्माण होता है। इनके अलावा भारत में यूरेनियम की सबसे बड़ी जो निक्षेप है ये तुमलापल्ली आंध्र प्रदेश में है। विश्व में यूरेनियम की सबसे अधिक जो है पैदावार कहाँ पे, कजाकिस्तान में होता है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में भी यूरेनियम आती है। भारत में यूरेनियम के अन्य खदान में जादूगोरा में आएंगे, ये कहाँ पे जाएंगे तो झारखंड में। भारत में सोने की खदान की बात करेंगे तो कर्नाटक में आएंगे और आंध्र प्रदेश में भी सोना का खान है, रामगिरी स्वर्ण खान इसका नाम है। भारत में तांबा की खान में आएंगे तो राजस्थान में खेतरी आएंगे। तड़ेगांव ये मलाजखंड मध्य प्रदेश में है। पथरगोरा धोबनी ये झारखंड में है। धुकुंडा, है ना, कंटापलम ये आपका आंध्र प्रदेश में है। पचई खानी ये सिक्किम में है। यहाँ से आपका जो है क्वेश्चन 3 बार पूछे गए हैं MTS में, जहाँ पे अगर आपको मैं बता दूं तो सबसे फेमस नाम जो 2 बार पूछे गए एग्जाम में वो है नोवा मुंडी। पूछा गया कि नोवा मुंडी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। एक बार पूछा गया नोवा मुंडी किस राज्य में है, तो ये झारखंड में है। ठीक है, कहीं ना कहीं लिखा है, यहाँ देखिए लिखा है नोवा मुंडी। तो भारत में लोहा उत्पादन क्षेत्र में आते हैं राजहरा की पहाड़ी, बैलाडीला ये छत्तीसगढ़ में है। गुरु महिसानी, बादाम पहाड़ी उड़ीसा में है। बाबा बूदन कद्रमुख कर्नाटक में है। नोवा मुंडी, बराबरू ये झारखंड में है जहाँ पे आपको लोहा मिलेगा। ऐसा नहीं कि खाली यही मिलता है, मिलने को तो यूपी में मिलता है, बिहार में मिलता है, लेकिन बहुत कम पैमाने पे जो फेमस ना हो पाया। लोहे का निष्कर्षण हेमाटाइट अयस्क से होता है, जैसे कि मैंने बात कर लिया ऊपर। वर्तमान में भारत में सबसे अधिक लोहा उड़ीसा में प्रोड्यूस की जाती है। सबसे अधिक कोयला छत्तीसगढ़ उत्पादन करते हैं। सबसे अधिक मैगजीन उड़ीसा। सबसे अधिक तांबा मध्य प्रदेश में उत्खननित किए जाते हैं। दृश्य तथा अदृश्य आयात के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, तो व्यापार शेष या व्यापार संतुलन कहते हैं, बैलेंस ट्रेड भी कहते हैं। कुल आय कुल लागत के बराबर हो जाए तो ऐसी स्थिति को जो है संतुलन स्तर बिंदु कहा जाता है ना। अर्थशास्त्र में आपको सूत्र भी कई बार पूछे जाते हैं। जब किसी अर्थव्यवस्था में कुल भुगतान कुल प्राप्ति से, यहाँ पे गलत लिखा है मैं सही करके दूंगा PDF में, है ना, कुल भुगतान कुल प्राप्ति से अधिक हुआ हो तो इसे एक सेकेंड, कुल भुगतान कुल प्राप्ति से अधिक हुआ हो तो राजस्व घाटा। सिंपल सी बात है, खर्चा ज़्यादा करोगे और आमदनी कम आएगा तो घाटा ही होगा। आर्थिक लागत को हम अर्थशास्त्र के भाषा में स्पष्ट लागत और अंतर्निहित लागत के योग को कहते हैं। आर्थिक लागत किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया SSC के द्वारा, तो हम अर्थशास्त्र के भाषा में इसे कहते हैं कि जो स्पष्ट लागत है और अंतर्निहित लागत है, दोनों के एडिशन
को हम आर्थिक लागत कहते हैं। जैसे आप कई बार घर वगैरह खरीदेंगे तो आप यहाँ पे, जैसे मैं रहता हूँ तो घर का एडिशन वगैरह मतलब एडवर्टाइज वगैरह देखता रहता हूँ, है ना। तो चलिए घर वाला अपने में समझ में नहीं आएगा क्योंकि आप लोग अभी घर तक नहीं सोचे हैं, है ना। तो देखिए जैसे मान लिया आप कोई चीज़ खरीदते हो ना, है ना, तो उसमें एक हिडन भी कॉस्ट होता है, हिडन कॉस्ट। तो वो भी जोड़ोगे, वो भी तो पैसा आपको देना ही है, भले वो दिख नहीं रहा अदृश्य है लेकिन देना है ना पैसा, तो उसे आर्थिक लागत में ही जोड़ेंगे। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा है स्पष्ट लागत, जो आपका वहाँ पे अंकन है, जो आपको बताया जा रहा है कि भाई 25 रुपया पे करना होगा। बाद में कहते हैं कि अगर आप अभी लेते हैं तो 25 रुपया और 1 घंटे के बाद लेते हैं 3 रुपया और लगेगा। तो ये जो हिडन कॉस्ट आपको बताया जाता है बाद में, तो ये भी तो आपको लागत आर्थिक लागत में आ जाएगा। तो इसीलिए आर्थिक लागत बराबर स्पष्ट लागत प्लस अंतर्निहित लागत का योग। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपधातु का उदाहरण नहीं है? उपधातु आपका Mg नहीं है ना भैया। उपधातु मात्र 7 हैं, जो आपके ये चंपई से थोड़ा गाढ़ा कलर, यानी ये लाल वाला कलर आपको दिख रहा होगा 7 गो, इस प्रकार यहाँ से ये वाला जो है आपको दिखेगा, ठीक है ना। तो ये आपका उधातु है, बाद बाकी जो है ना 7 गो। इसके अलावा 91 गो जो है आपका धातु इसमें से है। आप धातु 91 को कैसे आपको गिनाऊं? देखिए जो धातु वाला मेन पोर्शन है ये यहाँ से यहाँ तक वाला जो है ये मेन धातु ही है, इसीलिए जो है डी ब्लॉक संक्रमणीय धातु भी कहा जाता है डायरेक्ट, ठीक है। इसके अलावा सबसे लास्ट में नोबेल गैस है और जो है इस प्रकार से है। तो आपको यहाँ पे सिर्फ ये देखना है, इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि 118 में वर्गीकरण पहले ध्यान रखिए। तो 111 में वर्गीकरण ध्यान रखेंगे तो 91 प्लस 20 प्लस 7 होगा, 7 से 8, ठीक है। ये 7 को उपधातु है जो अर्धचालक इसे कह लेते हो भाई, सिलिकॉन जर्मेनियम वगैरह, ठीक है मेरे भाई, है ना। न धातु है ना धातु है, उपधातु कहिए या अर्धचालक कहिए, ठीक है। 20 गो जो है नॉन मेटल है और 91 गो मेटल है। तो 118 को का हिसाब हो गया, यहाँ पे लिखा भी है यार। इसके अलावा आधुनिक आवर्त सारणी की खोजकर्ता कौन है भैया? मोसले, है ना, मोसले। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पे थोड़ा सा गौर फरमाएंगे, वर्तमान स्वरूप जो अभी आपने ऊपर आवर्त सारणी देखा वो मोसले वाला चल रहा है। मेंडेलीव भी आधुनिक आवर्त सारणी के खोजकर्ता के उत्तर हो सकते हैं। अगर ऑप्शन में आपके आधुनिक आवर्त सारणी के खोजकर्ता का नाम पूछा है और मेंडेलीव भी ऑप्शन में है तो एकदम 100% मोसले नहीं होगा। मोसले होगा तो मेंडेलीव नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों आधुनिक आवर्त सारणी के मत से ही, मतलब विचारधारा के ही मत से प्रेरित है, ठीक है भाई। इसके अलावा मोसले के आवर्त सारणी में 18 गो वर्ग तथा 7 गो आवर्त है, जैसा कि आपने ऊपर में देखा है कि 7 गो आवर्त है और 18 गो वर्ग है। 18 गो वर्ग मतलब ये वाला लाइन, और 7 गो आवर्त मतलब ये लेटा हुआ लाइन, ठीक है। तो ये है। इसके अलावा ये परमाणु के बढ़ते क्रमांक के अनुसार जो है सजाया गया था। एक सेकेंड, खांसी आ गया था इसके लिए। तो ये जो है आपका परमाणु के बढ़ते क्रमांक के अनुसार सजाया गया है, यानी परमाणु क्रमांक पर आधारित है। परमाणु क्रमांक मतलब उतने ही परमाणु क्रमांक किसी चीज की होगी जितने उसमें प्रोटॉन की संख्या होगी, ठीक है। मेंडेलीव की आवर्त सारणी 1869 में रिलीज हुआ था। इसमें 9 वर्ग और 7 आवर्त थे। आवर्त तो सेम था लेकिन वर्ग की संख्या कम थी, 9। इसके अलावा जो मेंडेलीव है सबसे पहले आवर्ती फलन का नियम इन्होंने ही दिया था, आवर्ती फलन का। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। मेंडेलीव के आवर्त सारणी के निर्माण में सिर्फ मेंडेलीव ही नहीं थे, और भी लोग थे, लेकिन इत्तेफाक से और लोग का नाम हाईलाइट नहीं हुआ, ठीक है। इनके अलावा जो 57 से 71 तक आप नीचे देख रहे थे इसे लेंथेनाइड कहते हैं, और जो आपका 89 से 103 तक का तत्व है एक्टियोनाइड कहलाता है। 3 से 12 तक के तत्व को डी ब्लॉक एलिमेंट्स या आप जो है संक्रमणीय धातु कहते हैं। 1 और 2 जो वर्ग है उनके तत्व को एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। 13 से लेकर 18 तक के जो भी तत्व हैं उनको हम कहते हैं भैया पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और नीचे जो आप लेंथेनाइड और एक्टिनाइड देखे उसे हम कहते हैं भाई, क्या कहते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। यहाँ पे ज़्यादा समझ जाएंगे लिखा से, ठीक है। इन दोनों को हम कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। इनसे नीला वाले यानी बैगनी वाले को हम कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। यहाँ से यहाँ तक को हम कहते हैं भाई पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और ये दो निचका वाला को एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ध्यान रहेगा ना। इसके अलावा सबसे 18 में नोबेल गैस, 17 में हेलोजन, 16 में केल्कन, 15 में नाइट्रोजन, 14 में कार्बन, 13 में बोरॉन, 3 से 12 डी ब्लॉक एलिमेंट या संक्रमणीय धातु, 1 और 2 को एस ब्लॉक एलिमेंट्स, इसे हम कहते हैं अल्कलाइन पृथ्वी मेटल। आवर्त सारणी को पहचान के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन करता है आधुनिक आवर्त सारणी में धातु को किन
किन किन दो वर्गों के बीच में अधिकांश रखे गए हैं, तो 3 से 12 बताना है। आपसे पूछेगा बाएं तरफ स्थित है ना आवर्त सारणी के पहला धातु कौन है, तो आप हाइड्रोजन को मारेंगे, बाएं तरफ स्थित पहला धातु है। इस प्रकार से बहुत सारे चीज आपको इसे देख देख के समझने लायक है। ठीक है भाई, समझ रहे हैं ना, काम आएगी। इसके अलावा अगला है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस शहर में कचरे से बनाने वाला कोयला बनाने वाला देश का पहला संयंत्र स्थापित किया जा रहा है, तो ये बनारस में। बनारस में भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र है, ध्यान रखेंगे बनारस में। इनके अलावा बनारस में देव दिवाली, गंगा पूजन, गंगा महोत्सव की त्योहार भी होती है, इसे भी ध्यान रखेंगे। बनारस को यूनेस्को ने संगीत की नगरी 2015 में बताया था। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना मदन मोहन मालवीय साहब ने किए थे। संघाई सहयोग संगठन SCO जो है, इन्होंने बनारस को अपना पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया था। तो दोस्तों ये थे आज के उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर, है ना। कौन सा नंबर वीडियो था भैया, 8वां नंबर वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, अपने दोस्तों में चर्चा करें, ताकि ये चैनल जो आपका है वो आगे तक जा सके। साथ ही साथ अगर आपको PDF के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक क्लिक करके आपको WhatsApp मैसेज करना है, आपको जानकारी मिल जाएगी। जय श्री राम, मिलेंगे अगली वीडियो में।